हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशन को। इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कैटेगरी में अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कवर कर चुके हैं मैसूर किंगडम को, और अब हमारी दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बाकी रह गई हैं डिस्कशन के लिए। एक है केरला और दूसरी है राजपूत। इसको इस लेक्चर में हम वाइंड अप कर देंगे, जिसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं केरला की। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 18वीं शताब्दी के आरंभ में, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, केरला जो है वो डिवाइडेड हुआ करता था बड़े सारे फ्यूडल चीफ्स और राजाओं के बीच में, जिन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हो कि विद इन केरला अपनी छोटी छोटी रियासतें बना रखी थी। अपने अलग अलग इन फ्यूडल चीफ्स ने और राजाओं ने यहाँ पर प्रोविंसेस क्रिएट कर रखे थे, जिनका नेचर कुछ ऐसा था कि यहाँ पर उनका एक सेपरेट पावर स्टेटस हमें देखने को मिलता था। लेकिन ये जो प्रोविंसेस थे और सेपरेट पावर स्टेटस वाली मैं जो बात कह रहा हूँ, इट वॉज विद इन केरला ओनली। केरला के अंदर ही ये डिविजन्स हमें देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से जब हम मराठास की बात करते हैं तो वहाँ पर तो कॉन्फेडरेसीज की बात हो जाती है, लेकिन वो कॉन्फेडरेसी सिर्फ महाराष्ट्र के बॉर्डर तक सीमित नहीं थी, महाराष्ट्र के बाहर भी जाती थी। जैसे जो पेशवा होता था मराठास के अंतर्गत, जब हमने डिस्कशन करी थी, वो तो चलो महाराष्ट्र के अंदर बैठेगा, पुणे के अंदर बैठेगा, लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं गायकवाद की, जो कि बड़ौदा से थे, तो वो जो स्टेटस है, पावर स्टेटस, वो गुजरात की तरफ चला जाता है। वहीं पर जहाँ पर हम होलकर्स जो कि इंदौर से थे और सिंधिया जो कि ग्वालियर से थे, जब हम इंदौर और ग्वालियर की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है। लेकिन जो हम केरला के अंतर्गत फ्यूडल चीफ्स और राजाओं के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो पूरी कहानी है ये विद इन केरला है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पावर थे, जिनको फ्यूडल चीफ्स जो थे यहाँ के, जो पावरफुल फ्यूडल चीफ्स को आप पावरफुल जमींदार्स के रूप में समझ सकते हो, और राजास जो यहाँ के थे, ठीक है, उन्होंने बेसिकली इसको क्रिएट कर रखा था और उनका वर्चस्व हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। तो देवर कैलिकट, चिक्राल, कोचिन एंड ट्रेवेंकोर। अब होता क्या है, बाय 1763 3 मेजर स्टेट्स ही रह गई थी इन चारों में से, और वो थी कैलिकट, कोचिन और ट्रेवेंकोर। जो चिक्राल जो था वो अब इतना पावरफुल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं रह गया था। वहाँ पर फ्यूडल चीफ्स और जो राजास जो थे, उनका जो एक स्टेटस था यहाँ पर, वो धीरे धीरे श्रिंक करता चला गया, डिक्लाइन करता चला गया, और इसका पावर स्टेटस चिक्राल का इतना बचा नहीं। अब बाकी जो 3 स्टेट्स थे, कैलिकट, कोचिन एंड ट्रेवेंकोर, ये तीनों विद इन केरला ही हम बात कर रहे हैं। तो दीज 3 स्टेट्स जो हैं, दे एब्जॉर्ब्ड एंड कंट्रोल्ड ऑल द स्मॉलर रीजन्स इन केरला, यानी कि इन्हीं का पूरा वर्चस्व जो था वो पूरे केरला पर सीमित था, विराजमान था। अब यहाँ पर एक इफेक्टिव रूलर की यहाँ पर बात करी जाती है, जिसका नाम था मार्तंड वर्मा। ये यहाँ का राजा था। मार्तंड वर्मा जो था वो रूलर बनता है 1729 में। इसके कार्यकाल में जो ट्रेवेंकोर का जो किंगडम था, जैसे हम ऊपर 3 एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, कैलिकट, कोचिन और ट्रेवेंकोर, ओरिजिनली तो ये 4 थे, लेकिन चिक्राल की कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया वो ख़त्म हो चुकी थी। तो कैलिकट, कोचिन और ट्रेवेंकोर में से अगर हम ट्रेवेंकोर की बात करें, तो यहाँ पर ट्रेवेंकोर के किंगडम को संभालने वाला एक राजा 1729 में अपने तख्त पर विराजमान हुआ था, जिसका नाम था राजा मार्तंड वर्मा। ठीक है, इसकी प्रोमिनेंस और इसकी सिग्निफिकेंस इस एरिया में बढ़ती चली गई थी। इसका इन्फ्लुएंस जो है वो स्काई रॉकेट होता हुआ चला गया था। इसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी को ऑर्गेनाइज करा था, और वो भी वेस्टर्न मॉडल पर। इसने भी सेम वही पाथ अपनाई जो कि हमें मैसूर किंगडम के अंतर्गत हैदर अली और टीपू सुल्तान की देखने को मिलती है। उन्होंने भी अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करा था वेस्टर्न मॉडल पर ही, वेस्टर्न लाइंस पर ही, विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स।
और जब हम मैसूर की बात करते थे तो वहाँ पर यूरोपियन ऑफिसर्स का जो नाम आता था, इट वॉज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ऑफिसर्स, जिन्होंने मदद करी थी हैदर अली और टीपू सुल्तान की उनकी आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए। ठीक है। सिमिलरली मार्टन वर्मा ने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करा ऑन वेस्टर्न मॉडल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ऑफिसर्स और मॉडर्न वेपन्स उनको सप्लाई करे। इसने एक मॉडर्न आर्सेनल सिस्टम को भी, जहाँ पर बात होती है गन्स की, ठीक है, कैनन्स की और अलग अलग प्रकार के हथियारों की, जिससे आर्मी को इक्विप करा जाता था ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, उसके लिए पहले से एक होमवर्क करवाने के लिए मॉडर्न आर्सेनल जो है, मिलिट्री फोर्स जो है, विद ऑल द लेटेस्ट गन्स, कैनन्स, वेपन्स, गोला बारूद, तोपे वगैरह उनके पास हुआ करती थी, इससे उसने इक्विप कर दिया था अपनी आर्मी को। इसके अलावा इसने बड़े सारे इरिगेशन वर्क जो थे वो यहाँ पर अंडरटेक करे। लाइक उसने इरिगेशन वर्क के साथ साथ आप ऐसा कह सकते हो कि बड़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर इसने अंडरटुक करी। इरिगेशन वर्क्स वगैरह के ऊपर इसने काम करा, रोडें बनवाई इसने, कैनाल सिस्टम बनवाया, ठीक है। एंड ही ऑल्सो इनकरेज्ड फॉरेन ट्रेड। राजा मार्तंड वर्मा अपने किंगडम को थोड़ा सा और फैलाना चाहता था जोग्राफिकली, तो इसने एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई और छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनको कॉन्कर करना स्टार्ट करा। इसने डच को भी डिफीट करा और आप आगे चलकर अभी डिस्कशन में मेरे साथ ये देखोगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से राजा मार्तंड वर्मा की कभी पड़ती नहीं थी। ठीक है, हमेशा इनके बीच में टसल, क्लैशेस, वॉर्स, छोटे छोटे बैटल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनकी फोर्सेस को डिफीट करा और डच की जो पावर थी, पॉलिटिकल पावर, जो कि केरला पे वो पूरी तरीके से अपनी विराजमान करवाना चाहते थे, अपनी पावर को फैलाना चाहते थे, उनके सपने को इसने तोड़ दिया। इसी दौरान यहाँ पर हमें एक बैटल देखने को मिलता है विद इन द लैंड्स एंड फ्रंटियर्स ऑफ ट्रेवेंकोर किंगडम ऑफ केरला, बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल जो है वो 1741 के अंदर होता है बिटवीन ट्रेवेंकोर किंगडम एंड बिटवीन डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह थी कोलाचिल, ये बैटल वहाँ पर होता है। ट्रेवेंकोर फोर्सेस जिसको लीड कर रहा था राजा मार्तंड वर्मा, उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को हरा दिया था। ठीक है, जिसका नेतृत्व कर रहा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से एक पर्सन जो कि एडमिरल था, यानी कि ये जो वॉर थी इट वॉज नॉट अ लैंड वॉर, रेदर इट वॉज अ सी वॉर, वाटर वॉर। ठीक है, शिप्स पर बेसिकली ये वॉर हो रही थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को लीड करने वाला जो एडमिरल था उसका नाम था यूस्टैचियस डी लनॉय। ठीक है, यूस्टैचियस डी लनॉय। और इसी के साथ साथ जो डच की जो पॉलिटिकल पावर थी केरला के अंदर वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ तरीके से बताया हुआ है राइटर ने कि राजा मार्तंड वर्मा की फोर्सेस ने हरा दिया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को। इस जीत के बाद डच सोल्जर्स को जेल में डाला गया राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा, उसकी फोर्सेस के द्वारा। बड़े सारे जो यूरोपियन प्रिजनर्स जो थे, इनफैक्ट इसको भी बंदी बनाया गया था, यूस्टैचियस डी लनॉय को, जो कि नेतृत्व कर रहा था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस का राजा मार्तंड वर्मा की फोर्सेस के सामने इन द बैटल ऑफ कोलाचिल। ठीक है, तो इसको इन सबको बंदी बनाया गया और यूस्टैचियस डी लनॉय को भी बंदी बनाया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर करा गया कि वो इसका ऑफर एक्सेप्ट करें और मार्तंड वर्मा के अंतर्गत काम करें। ऑफर किस चीज़ का एक्सेप्ट करें कि दोबारा से वो ट्रेवेंकोर के किंगडम की तरफ या राजा मार्तंड वर्मा जो है उसकी तरफ दोबारा से पहल नहीं करेंगे, कोई भी युद्ध वगैरह स्टार्ट नहीं करेंगे, और राजा मार्तंड वर्मा एक सुप्रीम लीडर होगा यहाँ का ट्रेवेंकोर किंगडम का, और उन्हीं की छत्र छाया में रहकर इनको यहाँ पर जो भी काम धंधा अपना करना है वो राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व के अंदर ही रहकर करना है। तो ये जो बैटल है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ एशियंस ओवर द यूरोपियंस। ये इतिहास में इस चीज़ से प्रचलित है कि दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ एशियंस ओवर यूरोपियंस। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर ही आ सकता है। अब हम छोटा सा अगर बैकग्राउंड डिस्कस करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की जो लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर केरला के अलग अलग किंगडम्स के साथ, स्पेशली ट्रेवेंकोर के किंगडम के साथ या राजा मार्तंड वर्मा के साथ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था मसालों के व्यापार से।
जो कि प्रोड्यूस होते थे उस टाइम पर केरला, और केरला के अंदर जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसके अंदर। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल मसालों का व्यापार जो है वो मालाबार कोस्ट के साथ जुड़ा हुआ था। मार्टन वर्मा ने आगे चलकर ये देखा था कि ये अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग है हमारे साथ करते नहीं है, इसलिए राजा मार्टन वर्मा ने इन स्टेट्स को कॉन्कर कर लिया था और उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके तहत डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सिंगल हैंडेडली पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाकर अपनी जेबें भरते हैं, उसको ख़त्म करा जाए, जिसकी वजह से डच ट्रेड जो था मालाबार के अंदर वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। इट वॉज एडवर्सली इफेक्टेड। डच फोर्सेस का ये मानना था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मार्टन वर्मा को बेसिकली मिसगाइड करते हैं कि वो डच इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें, यानी कि मार्टन वर्मा जो है वो हमारे खिलाफ जो भड़का रहता है वो खुद से नहीं भड़का रहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस है राजा मार्टन वर्मा के ऊपर। तो 1739 में द डच कमांड एट मालाबार उसने डिक्लेयर करा था वॉर ऑन ट्रेवेंकोर, लेकिन उसका कुछ भी एक रिजल्ट नहीं निकला। जैसा कि आपने देखा 1741 के अंदर जब ये बैटल ऑफ कुलचल होता है तो उसके अंदर राजा मार्टन वर्मा की फोर्सेस ने ईजी तरीके से हरा दिया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को। स्टैचियस लीड डी लनॉय की अगर हम बात करें तो जब इसने सरेंडर कर दिया था बैटल ऑफ कुलचल के बाद राजा मार्टन वर्मा की फोर्सेस के आगे, ट्रेवेंकोर की आर्मी के आगे, तो उसने फिर प्रॉमिस करा था कि वो ट्रेवेंकोर आर्मी को ट्रेन करेगा इन मॉडर्न वॉरफेयर और इन मॉडर्न आर्म्स। उसने ट्रेवेंकोर किंगडम के लिए लगभग 20 सालों तक सर्व भी करा था, और इस खुशी से कि ये काफ़ी लॉयल निकला हारने के बाद और इसने दोबारा से पहल नहीं करी राजा मार्टन वर्मा के खिलाफ या ट्रेवेंकोर आर्मी के खिलाफ, इससे खुश होकर राजा मार्टन वर्मा ने इसका प्रमोशन कर दिया था टू द पोस्ट ऑफ वालिया कप्तान या कप्तान जैसे हम जिसको बोलते हैं। तो ये एक केरल भाषा के अंदर लिखा हुआ है वालिया कप्तान, यानी कि सीनियर एडमिरल ऑफ द ट्रेवेंकोर फोर्सेस। तो देख रहे हो यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एडमिरल जिस राजा और उसकी फोर्सेस के आगे लड़ा था, हारने के बाद उन्हीं की नेवल फोर्सेस को ट्रेन करने का इसने काम करा, और वो भी बखूबी तरीके से करा, 20 सालों तक करा। और इसके काम से खुश होकर राजा मार्टन वर्मा ने इसका प्रमोशन कर दिया, एडमिरल से सीनियर एडमिरल बना दिया अपनी फोर्सेस का, ट्रेवेंकोर फोर्सेस का। इसके बाद केरला की धरती पर एक प्रोमिनेंट नाम जो हमें देखने को मिलता है राजा मार्टन वर्मा के बाद, वो देखने को मिलता है हमें रमा वर्मा का, ठीक है, या फिर आप इसको राम वर्मा भी कह सकते हो। 1758 में मार्टन वर्मा जो था ही वॉज सक्सीडेड बाय रमा वर्मा, जो कि बहुत सारा टैलेंट लेकर एक तख्त पर बैठा हुआ था केरला की ज़मीन पर, या फिर हम अगर कहें कि ट्रेवेंकोर के किंगडम पर। ये अपने आप में एक राजा था, लेकिन राजा होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है वो छुपी हुई थी। ही वॉज अ पोएट, स्कॉलर था, म्यूजिशियन था, ठीक है, ड्रामेटिक सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो ही वॉज ए रिनाउंड एक्टर ऑल्सो, एंड कल्चर और इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इसका लगाव था। रमा वर्मा उस ज़माने के अंदर बहुत फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलता था, एंड ही टुक इंटरेस्ट इन द यूरोपियन अफेयर्स के यूरोपियंस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली कैसे कैसे चलाते हैं, इस चीज़ में इसका इंटरेस्ट था। वो अपनी आर्मीज़ को कैसे मॉडर्नाइज करते हैं, इस चीज़ में इसका काफ़ी इंटरेस्ट था। वो अपने फाइनेंसिस को कैसे रेगुलेट करते हैं, इस चीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और रेगुलरली वो न्यूज़पेपर्स पढ़ता था और मैगजीन्स जर्नल्स वगैरह पढ़ता था। हैदर अली ने, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, हैदर अली ने, या हम ऐसा बोले मैसूर किंगडम ने अपनी इन्वेजन शुरू करी थी केरला की 1766 में, और आगे चलकर नर्दर्न केरला से होते हुए कोचिन तक हैदर अली ने एनेक्सेशन भी कर ली थी केरला और ट्रेवेंकोर के काफ़ी ज़्यादा पार्ट की, कोचिन तक, इंक्लूडिंग द टेरिटरीज ऑफ जैमोरिन ऑफ कैलिकट। जैमोरिन जो राजा था जिसने पोर्चुगीज़ का बेसिकली स्वागत करा था, जैसा कि हम हिस्ट्री में 8th क्लास की तमिलनाडु में पढ़ चुके हैं। लेकिन ट्रेवेंकोर जो है इस इन्वेजन से बच गया था, ट्रेवेंकोर के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। हैदर अली नॉर्दर्न केरला तक आया था, कोचिन तक आया था, कैलिकट के अंदर जो राजा था जैमोरिन, उसकी टेरिटरीज तक तो कब्जा कर चुका था, लेकिन ट्रेवेंकोर इस
हैदर अली के इन्वेजन से आप कह लो या एनेक्सेशन से कह लो वो बच गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा हमें बॉक्स दे रखा है विच इज़ अबाउट रिवाइवल ऑफ मलयालम लिटरेचर। तो 18th सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ मलयालम लिटरेचर। इट वॉज पार्टली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ रूलर्स एंड चीफ्स ऑफ केरला, जो कि ग्रेट पार्टनर्स थे लिटरेचर के एंड लर्निंग के। जैसे रमा वर्मा के अंदर ही आप यहाँ पर देख सकते हो, ये राजा होने के अलावा एक पोएट है, स्कॉलर है, म्यूजिशियन है, रिनाउंड एक्टर है एंड ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट कल्चर। तो इन सब राजाओं ने 18वीं शताब्दी के अंदर ना कि अपने केरला के अलग अलग स्टेट्स के किंगडम को संभाला, बट दे ऑल्सो टुक अ डीप इंटरेस्ट एंड कीन इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द मलयालम लिटरेचर या रिवाइवल ऑफ मलयालम लिटरेचर, अगर हम ऐसा बोलें। बिकॉज इतनी सारी राजनीति के चलते, भिड़प के चलते ये मलयालम लिटरेचर जो है वो इतिहास के पन्नों में खोता चला जा रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर केरला के अंदर विराजमान जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर किंगडम्स को चलाने वाले जो राजा महाराजा थे, उन्होंने मलयालम लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए बड़े सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी त्रिवंद्रम जो है, जो कि कैपिटल है ट्रेवंकोर की, वो एक फेमस सेंटर बन गया था ऑफ संस्कृत स्कॉलरशिप। ठीक है, और ये आज के समय में त्रिवंद्रम जो है वो एक तरीके से रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होल्ड करता है दक्षिण भारत के अंदर करेंटली। ठीक है, ये एक रिलीजियस सेंटर भी है दक्षिण भारत के अंदर, त्रिवंद्रम, विच इज़ द कैपिटल ऑफ ट्रेवंकोर। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के अंदर जो त्रिवंद्रम है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ ट्रेवंकोर किंगडम, एक फेमस सेंटर के तौर पर इमर्ज हुआ था, जो कि संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए या संस्कृत स्कॉलर्स जो हैं, जो संस्कृत भाषा के अंदर उसके टेक्स्ट, रिलीजियस बुक्स वगैरह के अंदर अपना कीन इंटरेस्ट रखते थे, वो भारत के अलग अलग कोनों से, इनफैक्ट एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ के कोनों से यहाँ पर चले आते थे संस्कृत भाषा के अंदर बुक्स वगैरह को पढ़ने, ज्ञान अर्जित करने। ठीक है, और अपनी लर्निंग को बढ़ाने। तो ये हमने दोस्तों पूरी कहानी केरला की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करी। अब छोटा सा टॉपिक हम पढ़ते हैं राजपूत स्टेट्स के बारे में। उससे पहले मुझे ये बता दो, केरला को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट वगैरह? दिव्या, मयूर, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम दोस्तों बात करते हैं राजपूत स्टेट्स के बारे में। राजपूत जो हैं, जैसा कि मैंने आपको इनका बैकग्राउंड बताया था, अकबर के पिताजी के टाइम से ही, हुमायूं के टाइम से ही जो मुगल्स और राजपूत के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। जस्ट टू गिव यू अ रिकॉलिंग मेमोरी, अकबर के टाइम पर वो रिश्ते बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गए थे। हमने काफ़ी बार अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करा हुआ है, चाहे हम अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करें जो कि उसके दरबार की शान थे, या फिर उसकी वाइफ जोधा के बारे में बात करें, और उसी के साथ जोधा के साथ शादी होने के बाद जो मुगल्स और राजपूत के जो रिलेशंस थे, वो अकबर की आर्मी के अंदर भी, अकबर की आर्मी के अंदर जो उसकी फोर्सेस थी उसके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर चाहे आप बीरबल की बात करो, राजा टोडरमल की बात करो विद रिस्पेक्ट टू नवरत्न, आप उसकी जोधा के बारे में बात करो विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी ऑफ हिज वाइफ, के कैटेगरी ऑफ मुगल्स और राजपूत के रिलेशनशिप कैसे थे, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, और आर्मी और फोर्सेस के अंदर बड़े सारे जो राजपूत वॉरियर्स थे वो शामिल थे। रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे थे। बस सारी दिक्कत आती है औरंगज़ेब की जो पॉलिसी थी, जिसको हम नाम देते हैं कि ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक यू टर्न वाली पॉलिसी थी एज़ कम्पेयर टू हिज फोर फादर्स, एज़ कम्पेयर टू हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम तक हमें देखने को मिलता है कि उसकी रिलीजियस इनटॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से बड़े सारे जो राजपूत जो थे वो बेसिकली अभी तक जो अलाइंड थे मुगल्स के साथ, वो मिस अलाइंड या डिस अलाइंड हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में अभी तक ये जो टाइज चल रहे थे, या इनका एक तरीके से आप कह लो ये जो बॉन्ड था, ये औरंगज़ेब की हरकतों की वजह से ये पूरा का पूरा ख़राब हो चुका था। ठीक है, राजपूत जो हैं दे पार्टिसिपेटेड इन द पावर स्ट्रगल इन द दिल्ली कोर्ट। ठीक है, दिल्ली कोर्ट यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है
मुगल साम्राज्य को, उसकी पॉलिटिक्स के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे राजपूत, और इन्होंने बहुत टॉप की पोजीशंस भी संभाली थी अर्स्ट वाइल मुगल शासकों के अंतर्गत, उनकी छत्रछाया के अंतर्गत। फिर चाहे आप बात कर लो हुमायूं की, अकबर के टाइम पर तो कहना ही क्या, जहांगीर, शाहजहां, लेकिन औरंगजेब के टाइम तक सब कुछ बिगड़ गया था। तो मुगल एम्परर्स की छत्रछाया के अंदर बड़े सारे गवर्नर्स भी हमें जो देखने को मिलते हैं, देवर राजपूत गवर्नर्स। जब मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जब वो टुकड़ों में बिखरने लग जाता है विद द इमर्जेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट्स, ठीक है, इंसर्जेंट स्टेट्स, और जब लेटर मुगल एम्परर्स का टाइम पीरियड आता है, राजपूत जो है उनका टाइज और बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली वाले मतलब मुगल एम्परर्स के साथ और मुगल एम्पायर के साथ, वो लूज होने लग जाता है और वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह फंक्शन करना चाहते थे। अब ये राजपूत स्टेट कोई एक नहीं है कि आप इसको बोलो कि राजस्थान के अंदर, ठीक है, पूरे के पूरे जो राजस्थानी जो थे, जो राजपूत जो थे, दे हैड अ बॉन्ड विथ मुगल एम्पायर। जब ये सारी चीज़ें हमें अकबर के टाइम पर देखने को मिलती हैं, नवरत्न, उसकी बीवी जोधा, उसकी आर्मी और फोर्सेस के अंदर राजपूतों का काम करना, अकबर के टाइम पर भी कुछ कंटेम्प्ररी राजपूत रूलर्स ऐसे थे जो कि अकबर से खफा थे या मुगल एम्पायर की पॉलिसीज़ को बेसिकली वो आंखें बंद कर कर मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने बगावत करी है, मुगल एम्पायर से वो लड़े हैं। जैसे महाराणा प्रताप की आप बात कर लो, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, लेकिन रिश्ते मोर और लेस बड़े सारे राजपूत स्टेट्स के साथ अच्छे थे। और जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि राजपूत स्टेट्स जो फंक्शन करते थे, प्रोमिनेंटली देयर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन राजस्थान। बट यहाँ पर आपको बड़े सारे राजपूत स्टेट क्यों नहीं बोला जा रहा है, स्टेट्स क्यों लिखा हुआ है, ये प्लूरल टर्म क्यों लिखी हुई है, स्टेट ना लिखकर स्टेट्स लिखा हुआ है? बिकॉज उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद इन राजस्थान ऑल्सो अलग अलग एरियाज में लाया करता था, लाइक जोधपुर, अम्बेर, बीकानेर, ठीक है, अलग अलग जगह पर। तो सभी की सभी जो राजपूत स्टेट जो थी, दे परस्यूड एक्सपेंशन, आसपास के नेबर स्टेट्स को बेसिकली झुकाकर उनको अपने अंदर समाकर। बट राजपूत स्टेट्स की कमी ये थी कि इनमें से कोई भी स्टेट इतनी बड़ी नहीं थी कि ये चैलेंज कर सकें आगे चलकर। भले ही मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, वो वीक हो रहा था, लेटर मुगल एम्पायर्स शराब और शबाब में डूबे रहते थे, स्टिल जो उसको रिप्लेस करने वाली जो दम रखते थे मराठास, या मराठास के बाद अगर हमें ब्रिटिश की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, उनके सामने राजपूत स्टेट्स की सुप्रीमेसी कुछ भी नहीं थी। राजा जयसिंह जो था अम्बेर का, वो एक बहुत नोटिसेबल और एक सुप्रीम राजपूत रूलर माना जाता है, जिसने जयपुर को रूल करा था फ्रॉम 1699 टू 1743। और बहुत सारे जो बड़े बड़े साइज़ के जोग्राफिकल एरिया में अपना इन्फ्लुएंस फैलाने वाले जो राजपूत स्टेट जो थे, वो आपस में ही भिड़ने लगे थे और उनके बीच में सिविल वॉर होने लगा था। इस इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते राजपूत स्टेट्स के अंदर भी वही सारे हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, या मुगल दरबार के अंदर जो इश्यूज हमें देखने को मिलते थे, इनके आपसी लड़ाई और रंजिशों की वजह से, सिविल वॉर्स की वजह से इनके अंदर भी ये सारी दिक्कतें थी, लाइक करप्शन, या फिर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचाना, जिसको हम इंट्रीग कहते हैं, या धोखा देना एक दूसरे को, दुश्मन की साइड मिल जाना, बिट्रेयल। जिस तरीके की हरकतें लेटर मुगल एम्परर्स के कार्यकाल में हमें मुगल कोर्ट के अंदर देखने को मिलती थी, वही सेम सिलसिला हमें राजपूत स्टेट्स के अंतर्गत भी देखने को मिलता है, जब उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश करी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी। लेकिन वहीं पर जहाँ पर एक पावरफुल पर्सन का नाम आता है, तो हम यहाँ पर नाम लेते हैं राजा सवाई जय सिंह का, ठीक है, हुज रूल वॉज फ्रॉम 1699 टू 1743, ठीक है, जिसको हम बोल रहे थे अम्बेर का राजा हु रूल्ड जयपुर। राजा सवाई जय सिंह जो है, ही बिकेम द रूलर ऑफ अम्बेर इन 1699, और इसने जयपुर को, जिसको आप एक सिटी के रूप में आज आप जानते हो, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, उसने उसको रूल करा था 44 सालों तक, टिल 1743। तो काफ़ी यंग होगा ये जब ये यहाँ पर इसके तख्त पर आकर विराजमान था अम्बेर में, जयपुर के अंदर। तो राजा सवाई जय सिंह को बोला जाता है ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस। इसने जयपुर की जो सिटी है, जो उसका शहर है, उसकी स्थापना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर करी थी, एंड ही मेड इट अ सेंटर ऑफ साइंस एंड आर्ट। ये एक बड़ा अच्छा एस्ट्रोनॉमर माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इसने 5 ऑब्जर्वेटरीज जो थी
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वो इस्टेब्लिश करी थी, एक दिल्ली के अंदर, एक जयपुर में, एक उज्जैन में, एक वाराणसी में और एक मथुरा के अंदर। ठीक है, इसने टाइम टेबल्स भी कुछ इस्टेब्लिश करे थे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, जैसे हम कैलेंडर्स की बात करते हैं ना कि इस टाइम पर ये होता है, सूर्य ग्रहण ऐसा लगता है, या फिर ये दिशा ऐसे बदलती है, दिन और रात इक्वल होने लग जाते हैं, समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्स की जब हम बात करते हैं, तो उस ज़माने में जब ये सारी टर्म्स, इंग्लिश टर्म्स यूज़ नहीं होती थी, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए इसने टाइम टेबल्स इस्टेब्लिश करे थे, जिसको एक फेमस नाम से बुलाया जाता है, जिसको बोला जाता है जिस मोहम्मद शाही। और इसका पूरा जो पर्पस था, इट वॉज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ये एक सोशल रिफॉर्मर भी था और इसने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लॉ जिसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है राजस्थान की धरती पर, इसने वो इस्टेब्लिश करा था, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी। होता क्या था, देखो, राजपूत फैमिलीज़ ना वो मजबूर भी थी, आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर एक परंपरागत रूप से राजस्थान के अंदर ये चीज़ चलती थी कि जब भी किसी फैमिली में उनकी बेटियों की शादी होती थी, डॉटर्स की जब मैरिज होती थी, तो डॉटर्स की शादियों के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता था, वो जो घर परिवार वालों को अपनी बेटे की शादी में करना पड़ता था, वो काफ़ी ज़्यादा लेविश होता था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो थे वो लड़की की शादी में होते थे। अब इसके लिए क्या होता है, वैसे तो बहुत सारी जगह पर ये परंपरा चलती है, लेकिन राजस्थान के अंदर विद इन राजपूत कम्युनिटी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि लड़की की शादी में गोल्ड बहुत लगता है। सोना जो होता है, सोने के जो जेवर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं, लड़की को पहनाए जाते हैं, दहेज में दिए जाते हैं। अब होता क्या था कि जो लड़की के जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो जानते थे कि बड़े होकर हमें इसकी शादी बहुत धूमधाम से करनी है, तो पेरेंट्स बचपन से ही पैसा, एक एक रुपया इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते थे कि बड़े होकर लड़की की शादी में बदनामी ना हो। और कुछ जो लोग थे जिनके घर बेटी पैदा होती थी, अब ऐसा तो नहीं है कि जयपुर की धरती में सारे के सारे जो राजपूत हैं वो सारे के सारे गोल्डन स्पून लेकर ही पैदा होंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, 2 वक्त की रोटी खाने का इंतज़ाम भी नहीं था। कहने को वो राजपूत कम्युनिटी थे, लेकिन देवर पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, जो कि आत्महत्या करने पर मजबूर थे। अब उनके घर हो गई बेटी, तो वो क्या करते थे, इस सोच में कि आगे चलकर हम अपनी बेटे की शादी ऐसी धूमधड़ाम से तो कर नहीं पाएंगे, तो वो पैदा होने के साथ ही उसको मार देते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें राजस्थान की धरती में एक सोशल प्रैक्टिस जो देखने को मिलती थी, इट वॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो कि इस डर से कंडक्ट करी जाती थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो वारदात थी वो इस वजह से होती थी कि आगे चलकर जब हमारी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी में हमारे पास इतना ज़्यादा खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होगा, ना ही सोना चांदी होगा चढ़ाने के लिए, जेवर या जेवरात की फॉर्म में। तो इसने एक लॉ बनाया था कि लड़की की शादी में जो लेविश एक्सपेंडिचर राजस्थान में अभी तक होता था वो ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, जो राजपूत लोग करते थे अपनी डॉटर की वेडिंग पर, जिसकी वजह से बचपन में ही फीमेल इन्फेंटिसाइड का सामना करना पड़ता था बहुत सारी लड़कियों को। इसके अलावा ही ऑल्सो प्रमोटेड विडो री मैरिज। तो राजा सवाई जयसिंह जो है, इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें और दिया गया राइटर के द्वारा। ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन था। यूक्लिड का एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल था एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। इसने इसके वर्क को, एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री को, संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट करा था। ठीक है, और राजा सवाई जयसिंह जो है, ही ऑल्सो वर्कड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिको के ऊपर इसने वर्क करा था, और यूक्लिड का जो एक काम था, उसका जो फेमस वर्क था एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, उसको संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट करा था, ताकि जो स्कॉलर्स हैं या भारत के अंदर जो रुचि रखते हैं मैथ्स के अंदर, वो यूक्लिड के इस कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को समझ पाएँ। ये इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ओके, और इसी ज्योमेट्रिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही स्टैब्लिश्ड दीज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा। ठीक है, और इसने टाइम टेबल भी इसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पर क्रिएट करा था, जिसको बोला जाता था जिस मोहम्मद शाही। इसी के साथ दोस्तों हमने ये चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है। ये तो आपको पूरी चैप्टर की यहाँ पर समरी दे रखी है। जब आप चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, आप उसके नोट्स बना लो,
तो एक बार के लिए आप फिर उसके बाद समरी की तरफ यहाँ से देख सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों जो कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें और जो टाइमलाइंस जो हमने डिस्कस करी वो हमने साल 1713 से लेकर 1839 तक जो है वो कवर करी। ठीक है, 1713 में हमने ये देखा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने। 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर बनता है। 1720 में बाजीराव बिकेम द पेशवा। 1722 में हमें अवध एज अ स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है बाय सादत खान। 1724 में हैदराबाद की फाउंडेशन ले डाउन करी गई। 1729 में किंग मार्टन वर्मा बिकेम द रूलर ऑफ केरला। 1739 में मराठास ने पोर्चुगीज़ को हराया एंड बसीन और सेलसेटे, जहाँ पर पोर्चुगीज़ अपना एक अड्डा बनाकर बैठे हुए थे, मराठास ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और पोर्चुगीज़ के इन दो एरियाज़ को छीन लिया। 1748 में हैदराबाद के निज़ाम की डेथ हो जाती है। 1748 में ही बैटल ऑफ कोलाचिल देखने को हमें मिलता है और 48 में ही सफदरजंग बिकेम द वज़ीर ऑफ मुगल एम्पायर। 49 में अनवरुद्दीन की डेथ होती है। 58 में राम वर्मा रूलर बनता है केरला का आफ्टर दिस किंग मार्टन वर्मा। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है। 61 में ही मैसूर जो है उसके ऊपर हैदर अली का पूरा जो किंगडम है वो हैदर अली अपना बनाता है। ठीक है, वो दियार्स और विजयनगर के एम्पायर की कहानी ख़त्म होने के बाद 1772 में माधव राव की डेथ होती है। 82 में टीपू सुल्तान बनता है रूलर मैसूर का। 1799 के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इन बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। 1801 के अंदर सिख स्टेट इस्टेब्लिश होती है विद इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड 1839 में डेथ हो जाती है महाराजा रंजीत सिंह की। ठीक है, ये हमने पूरी की पूरी कहानी समझी और अगले चैप्टर में दोस्तों हम बात करेंगे भारत का जो समाज था वो किस प्रकार से था 18वीं शताब्दी के अंदर। यहाँ पर आपको रूलर्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपको इकोनॉमिक और सामाजिक और जो भारत की जो परंपरा जो चलती है उसकी कंडीशंस को समझाई जाएंगी। हम बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर इंडस्ट्रीज़ की, एग्रीकल्चर की, ट्रेड, इकोनॉमी कैसे डिक्लाइन हुई अंग्रेज़ों की वजह से, कल्चर हमारा कैसे स्टैग्नेट हो गया। स्टैग्नेशन का मतलब ये होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। साइंटिफिक लैग हम लोग कैसे कर रहे थे और सोशल बैकवर्डनेस की स्थिति क्या थी हमारे देश के अंदर। इन सारी चीज़ों को हम जो कि भारत के समाज के साथ जुड़ी हुई है इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।